मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश चलेगा, मोदी है तो कुछ भी हो जाएगा। और मोदी जनता वोट देती है और कैंडिडेट को देख के उतना नहीं देती है, वो पार्टी और उसके मैनिफेस्टो को देख के देती है। क्या लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीशा भारती जी, तो ये परिवार संविधान में परिवर्तन की बात आई है। तो अंबेडकर जी के संविधान में कांग्रेसियों ने कई बार परिवर्तन किया है। नेहरू जी ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है, राजीव गांधी के समय कई बार परिवर्तन हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ता राहुल जी से बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस वक्त ये सुर्खियों में है। किस तरह से यहाँ पर जो है एजेंडा सेट किया जा रहा है, जाति समीकरण को बिठाया जा रहा है, मतलब कई तरीके से राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे पर राहुल जी से जुड़ने जा रहे, बातचीत करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रेरणा। मैं राहुल कुमार डोकानिया, मैं बांका से हूँ और यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। दरअसल सर, हम आपसे बात करने वाले हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से संविधान पर हमला होने की बात कही जा रही है, संविधान को बदलने का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, क्या लगता है इसमें क्या तर्क हो सकता है? देखिए, देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा, क्योंकि एक नीति निर्धारण संविधान ही करता है। और जहाँ तक संविधान में परिवर्तन की बात आई है, तो अंबेडकर जी के संविधान में कांग्रेसियों ने कई बार परिवर्तन किया है। नेहरू जी ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है, राजीव गांधी के समय कई बार परिवर्तन हुए हैं, और मनमोहन जी के समय में भी परिवर्तन हुआ है। इनका परिवर्तन केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही हुआ है, राष्ट्रवाद के लिए नहीं हुआ है। अब समय है, कुछ अगर मांग होती है तो परिवर्तन या उसमें संशोधन या कुछ और नया चीज़ बदलना होगा। पहले हम बैलगाड़ी पे चलते थे, आज थोड़ी चलते हैं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो है विपक्ष का कहना है कि अगर फिर से बीजेपी सत्ता में आती है, काबिज होती है, तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण खत्म किया जाएगा, ये चुनाव में तो इनको बोलना ही है, क्योंकि इनको वोट मुसलमान का लेना है और मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है, तो इनको ऐसा बोल के तो उनको बरगलाना ही है। अच्छा, एक बात बताइए, लालू परिवार पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार लालू परिवार भी बोलने में नहीं कतरा रही है, पीछे नहीं हट रही है। साफ साफ उन्होंने भाजपा पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया है। क्या लगता है इसमें क्या सच्चाई? देखिए, परिवारवाद परिवार से चलता है। अब लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीशा भारती जी, तो ये परिवारवादी तो है। और अगर भाजपा में कहते हैं तो कहाँ है, आप दिखाएं। उन्होंने कई उदाहरण के साथ इस बात को समझाया है और ये कहा है कि जिस तरीके से इस बार ये लोग हम लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उन्होंने परिभाषा के रूप में बताया है। एग्जाम्पल के तौर पर चिराग पासवान को बताया है, फिर उन्होंने सीपी ठाकुर के बेटे को बताया है। इस तरीके से उन्होंने भी कई नामों का जिक्र किया है। देखिए, पहले वो अपने आप को ठीक कर लें और बिहार के और यादवों को देखें, तो वो इस विषय पर बोल सकते हैं। जो खुद परिवारवाद पे चल रहे हैं वो इस विषय पर बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लोकतंत्र का ये जो है चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व भी कहा जाता है, एक बात बताइए कि इसमें जाति समीकरण कैसे काम करती है? क्या लगता है कि इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की जो बात कही जाती है, इसमें क्या हकीकत होती है? देखिए, अब वो जातिगत दल भावना से देश धीरे धीरे बाहर आ गया है और आ भी रहा है। मुझे लगता है कि अब आ गया है, क्योंकि अब जो चुनाव हो रहे हैं इसमें हम जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ राष्ट्रवाद की विचारधारा है जो एनडीए लेके चल रही है, भाजपा लेके चल रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण और कम्युनिस्ट विचारधारा काम कर रही है, जो वो इंडी गठबंधन वाले लेके चल रहे हैं। तो अब वो जातिगत भावना नहीं रह गई है, केवल जो राष्ट्रवाद की भावना ही रह गई है। अच्छा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो है बिहार आगमन हो रहा है, बार बार नरेंद्र मोदी के आने पर हमलावर है विपक्ष, लेकिन बात एक और होती है कि कांग्रेस से कोई भी नेता आखिर बिहार क्यों नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता इस पर अभी काफ़ी गंभीर है और इस वक्त जो है जनता को निर्णय लेने में भी आसानी होगी अगर आप इस बात को रखते हैं। देखिए, कांग्रेस मूल रूप से अपना जनाधार खो चुकी है, क्योंकि देश में अब कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ये केवल क्षेत्रीय पार्टी को बैसाखी बनाकर कुछ सीट लेना चाहती हैं। तो ये आके करेंगी क्या? उनका मूल वोट बैंक है मुस्लिम तुष्टीकरण, और दूसरा वो जो स्टेट का में जो भी क्षेत्र पार्टी है उनसे सांठ-गांठ करके थोड़ा सा उसका वोट लेना चाहती हैं। उस नाम पे 1-2 सीट आ जाए तो अपनी राजनीति करना चाहती हैं। ये जो इस बार मुझे लगता है कि ये लोग 40
की संख्या से भी नीचे रहेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, आपसे एक सवाल है कि क्या होना चाहिए आधार किसी भी कैंडिडेट को अपने मत को देने के लिए? जैसे मताधिकार का प्रयोग करते हैं आमजन, बहुत उम्मीदें होती है, बहुत आशा होती है, लेकिन बावजूद इसके जब उन्हें निराशा हाथ लगती है और अगले बार फिर से चुनाव आता है और वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में होते हैं, उन्हें ये लगता है कि कौन हमारे लिए सही कैंडिडेट होगा, वो भ्रमित हो जाते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, बात है देश को चलाने की। हम लोग अभी जो सांसद चुनते हैं ये पूर्ण रूप से देश चलाने के लिए करते हैं और हर पार्टी की अपनी मैनिफेस्टो है। तो अब जो जनता वोट देती है वो कैंडिडेट को देख के उतना नहीं देती है, वो पार्टी और उसके मैनिफेस्टो को देख के देती है। क्या हमारे राष्ट्रवाद की बात के लिए कौन अच्छा है? जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट पॉलिटिक्स या नेता देखे जाते हैं, लेकिन राष्ट्र में अब वो लोग नहीं देख रहे हैं। वो लोग केवल देखते हैं कि किससे देश की तरक्की होगी। तो क्या कैंडिडेट से जनता को उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, कैंडिडेट तो मेन माध्यम है काम को मूल रूप से धरातल पर आने के लिए। तो वो तो कड़ी है, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। लेकिन जो योजना बनेगी राष्ट्रवाद की या कैसे देश आगे बढ़ेगा या क्या योजना आनी चाहिए, ये तो केंद्र का काम है। जो योजना आएगी ये कड़ी है, जो उस कड़ी से धरातल पे लाएंगे। अगर हम एक बात पूछें, क्योंकि आप अभी अभी हमने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक अहम सवाल उठता है कि जब कभी आप ग्राउंड पे जाते होंगे तो आप भी इन चीज़ों को नोटिस कर पाते होंगे कि इस बार जो है लोग कैंडिडेट को पसंद कम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के आई कार्ड पर वोट करें ऐसी बातें ज़्यादा कही जा रही है। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, देश वाकई में मोदीमय हो गया है। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक रहा है। वो इतना बड़ा मतलब बैनर हो गया है कि अब लोग बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश चलेगा, मोदी है तो कुछ भी हो जाएगा, और मोदी है तो हम निश्चिंत हैं। इसलिए एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ सारे फिर मोदी जी के 400 पार वाले दावे हैं, उस पर क्या कहिए? अरे 400 से बहुत पार होने जा रहे हैं हम लोग। आप चुनाव रिजल्ट का इंतजार तो कीजिए। बीजेपी इटसेल्फ अपने दम पर 380 सीट लाएगी, ये मेरा खुद का आकलन है, और गठबंधन को 425-30 तक सीटें आ सकती है, जो मोड पब्लिक का जा रहा है। तो मतलब पब्लिक का रुझान इस बार बीजेपी की तरफ है? केवल बीजेपी की तरफ है। अच्छा। क्योंकि हम पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं, कहीं और कोई बात ही नहीं होती है। तो मतलब देश में परिवर्तन होने की उम्मीद है? भाई एकदम, जो पब्लिक अब ये पता चलेगा, जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा, जो काम नहीं करेगा वो सत्ता में नहीं आएगा। तो इस वक्त हमारे साथ राहुल जी थे, जिनसे हमने बातचीत की है कई मुद्दों पर, चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी बातचीत की, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, साथ ही ग्राउंड से जुड़े कई अहम मसलों पर हमने बात की है। उन्होंने बारीकियों से तमाम सवालों का जवाब दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जो मोदी जी का इस बार का स्लोगन है 400 पार, ये तो होगा ही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनता भी अब समझती है क्या सही है क्या गलत है। जनता ने भी इस बार तय कर लिया है कि इस बार 400 पार होकर रहेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और